हेलो, गुड इवनिंग सभी को। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो यहाँ पे अभी हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आज क्या क्या आर्टिकल आया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज के एनालिसिस से। तो सबसे पहला आज न्यूज़ है, इंडिया तो होस्ट नेक्स्ट एआई समिट लेटर दिस ईयर, पीएम dawn of AI age need a global framework for trust transparency. Modi says need open source system data sets free from biases resource pool. तो पीएम मोदी इस वक्त फ्रांस में एआई समिट के लिए गए हुए हैं। वहाँ पे उन्होंने अपनी स्पीच दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत एआई को स्वीकार और डेटा प्राइवेसी में लीड करता है। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा एआई टैलेंट पूल है। हमारे पास यूनिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। फिर कहा है वर्ल्ड इज एट द डॉन ऑफ एआई। डॉन मतलब उदय होना, जैसे कि सनराइज मतलब सूर्य उदय, ये डॉन हो गया। और डस्ट मतलब होता है अस्त होना। तो डॉन और डस्ट है, तो यहाँ पे एआई के उदय की बात हो रही है। तो उनका कहना है कि एआई इस सदी के लिए मानवता का एक कोड लिख रहा है। इससे लाखों लोगों की जिंदगियां बदल सकती है। इट कैन चेंज द वर्ल्ड। तो इससे मतलब, और ये भी डर रहता है कि एआई नौकरियां छीन सकता है, क्योंकि एआई से बहुत चीज़ें सिंपल हो सकती है। पर एआई को चलाने के भी तो लोग चाहिए, उसके लिए भी नौकरियां उत्पन्न होंगी। तो एआई तकनीकियाँ नौकरी नहीं ले सकता, वो नौकरियों का अवसर और प्रदान करेगा, काम आसान करेगा, पर नौकरियां बनी रहेंगी। पर इसमें ये भी है कि एआई क्या मदद करता है एक देश के हिसाब से। तो एआई देश का इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है और देश के डेवलपमेंट में भी मतलब रोल प्ले करता है। पर इसकी प्रॉब्लम क्या है, एआई का है कि इसका यूज जितना सही चीज़ के लिए हो रहा है उतना ही गलत कामों के लिए भी हो रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए भी कोई एक ओपन सोर्स हो, ओपन सोर्स जिसमें बायसनेस ना हो, नो बायसेस, जहाँ से जो भी यूज हो एआई का वो क्लियर रहे। जैसे कि अभी चाइना ने डीप सीक निकाला है जो कि ओपन एआई पे बेस्ड है, पर चैट जीपीटी ये ओपन एआई नहीं है। यहाँ पे डीप सीक थोड़ा सा चीप हो जाता है, पर ये कॉस्टली पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने भी ये भी ऑफर किया था वहाँ पे कि अगला जो भी एआई समिट होगा इसी साल के लास्ट में वो इंडिया में हो, जिसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो अगला जो भी एआई समिट होगा इस साल वो इंडिया में होगा। और प्रधानमंत्री अभी फ्रांस और यूएस के दौरे पे है, जहाँ पे आज वो यूएस के वाशिंगटन में जाने वाले हैं। तो कल वो एआई का समिट अटेंड किए, को चेयर किए। फ्रांस के प्रेसिडेंट, ये जो दिख रहा है ये फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, और ये है यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस। तो चलिए अब चलते हैं अगले न्यूज़ पे। अगला न्यूज़ क्या है, अगला न्यूज़ है कैप्टन अमंग 2 आर्मी पर्सनल किल्ड इन आईईडी ब्लास्ट अलोंग एलओसी। इसमें 2 आर्मी जवान जिसमें एक कैप्टन थे शहीद हो गए और एक इंजर्ड हो गया आईडी एक्सप्लोजन में। जो कहाँ पे हुआ है, अखनूर सेक्टर ऑफ जम्मू कश्मीर के एलओसी पे।
तो वो कब हुआ? ये हुआ है 3:50 पे, जब वो लोग अपने पेट्रोलिंग ड्यूटी पे थे। वहाँ पे एक पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ जिससे दो शहीद हो गए और एक इंजर्ड हो गए हैं। जो शहीद हुए थे वो थे कैप्टन करणजीत सिंह बख्शी एंड नायक मुकेश। और इनका कहना है, मतलब आर्मी का कहना है कि जब ये ब्लास्ट हुआ तो ये दोनों इंजर्ड हुए थे, जो बाद में हॉस्पिटल में इनकी डेथ हो गई। और तीसरा जो अभी एडमिट है, इंजर्ड है, वो अभी स्टेबल कंडीशन में है। तो इसका है कि जम्मू जिले के अखनूर में LOC के पास IED ब्लास्ट हुआ, जिसमें सेना के 2 जवान शहीद हो गए हैं और एक घायल हो गया है। कब हुआ? 3:50 शाम में। कहाँ पे? भट्टल इलाके में हुआ, जब जवान पेट्रोलिंग पे थे। भट्टल इलाके में पेट्रोलिंग के दौरान ये ब्लास्ट हुआ। और इससे पहले भी ब्लास्ट हो चुके हैं, जो कि इसी साल 14 जनवरी को राजौरी में LOC के पास लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ था, जिसमें गोरखा राइफल के 6 जवान घायल हो गए थे। उससे पहले 9 दिसंबर 2024 को जम्मू के पुंछ में विस्फोट हुआ था, जिसमें एक जवान शहीद हो गया था। अक्टूबर 2024 में भी कुपवाड़ा के एक खदान में धमाका हुआ, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए थे, नहीं घायल हो गए थे। तो 14 जनवरी को हुआ था, कहाँ पे? राजौरी में। फिर हुआ 9 दिसंबर को, उससे पहले हुआ था अक्टूबर में। तो चलते हैं अब अगले न्यूज की तरफ, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट टू पोल पैनल डोंट इरेज EVM डाटा वाइल इट्स बीइंग वेरीफाइड। तो इसमें जो बेंच बैठी थी उसमें थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, और उनके साथ थे जस्टिस दीपांकर दत्ता। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन को बोला है कि पोलिंग डाटा जो होता है, जो भी EVM से होता है, उसको डिलीट तब तक नहीं किया जाए अर्थात जब तक वो वेरीफाई ना हो जाए, या तो फिर एक लिमिट समय फिक्स किया जाए कि जब तक से इसको रखना है। तो इन्होंने सुनवाई के लिए क्या कहा? जो याचिका दायर किया था उसमें क्या था? उसमें था कि EVM जो है वेरिफिकेशन के लिए चुनाव की तरफ से बनाए गए जो वेरिफिकेशन के लिए जो भी SOP बनाया गया था वो, और चुनाव जो हुआ उसका डाटा मैच नहीं हो रहा था। तो इसके लिए इन्होंने याचिका दायर किया कि, तो फिर उस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ये निर्देश दिया है कि सुनवाई कि EVM में कोई भी डाटा रिलोड ना हो, ना ही उससे कोई छेड़छाड़ किया जाए, ना ही डिलीट किया जाए, कोई भी एक लिमिट टाइम तक। और ये वेरिफिकेशन तब होगा जब किसी को भी डाउट हो, तभी वो वेरिफिकेशन करा सकते हैं। इसके बाद भी चीफ जस्टिस ने कहा कि यह कोई विरोध की स्थिति नहीं है, इसमें हम लोग कुछ भी ये मतलब विरोध नहीं कर सकते,
अगर हारने वाला उम्मीदवार जो भी है उसको कोई स्पष्टीकरण चाहिए या उसे कोई डाउट है कि सही तरीके से हुआ है नहीं हुआ या ईवीएम से छेड़छाड़ किया गया है, तो उसके लिए जो ईवीएम का इंजीनियर होगा, जिसने बनाया होगा, जिसके अंडर में ये सब हुआ होगा, वो यह स्पष्ट कर सकता है कि छेड़छाड़ हुआ है नहीं हुआ है। और इसका ये है कि अगर आप वेरिफिकेशन के लिए आप अप्लाई करो तो 40,000 रुपये लगते थे एक बार वेरिफिकेशन के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इससे कहा है कि ये बहुत ज़्यादा है, इसका कॉस्ट को कम करने के लिए आदेश किया है। इलेक्शन कमीशन को अब सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर डिलीट करने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी देनी होगी कि वो कैसे, मतलब एक इलेक्शन हो गया, दूसरी बार यूज करना है तो कैसे डिलीट करते हैं, कैसे उसका यूज होता है। तो इससे रिलेटेड अब अगली सुनवाई जो होनी है, नेक्स्ट हियरिंग है जो, वो होगी 3 मार्च को। तो अब अगले न्यूज़ पे आते हैं। ट्रम्प पॉजेस यूएस लॉ अगेंस्ट ब्राइबरी कुड प्रोवाइड रिलीफ टू अडानीज। ट्रम्प ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे साइन किया है FCFA के, तो जिसके में ये कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, उसने 50 साल पुराने FCFA को सस्पेंड कर दिया है, मतलब निलंबित कर दिया। FCPA का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। तो इसको रद्द कर दिया। इससे अमेरिकियों के लिए विदेशों में व्यापार के लिए रिश्वत देना अब अपराध नहीं होगा। मतलब वो किसी को भी रिश्वत दे सकते हैं अपराध के लिए, अपने काम के लिए, तो वो अब अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, मतलब वो अब कर सकते हैं। तो वहाँ के जस्टिस डिपार्टमेंट उन अमेरिका पर मुकदमा अब नहीं चला सकता, अगर चला रहा है तो उसको रोक दे, जिन पर अन्य देशों से व्यापार के लिए विदेशी अधिकारियों का रिश्वत देने का आरोप था। मतलब अमेरिका कोई आदमी है, वो दूसरी देश के किसी को भी या कंपनी के आदमी को पैसा दिया ताकि अपना काम करवा सके, तो वो कानून रद्द हो गया है। तो अगर ऐसा भी कोई कानून के तहत किसी पे मुकदमा चल रहा हो तो उसको अब रोक देने के लिए बोल दिया गया है। तो ट्रम्प के इस फैसले का भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के मामले पर भी असर पड़ सकता है, जिन पर भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए रिश्वत देने की प्लानिंग का आरोप है। ट्रम्प ने यह फैसला पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से 2 दिन पहले लिया, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने पीएम मोदी को वहाँ पे इनवाइट किया था, जो कि आज जाने वाले हैं वाशिंगटन DC, फ्रांस में AI समिट ख़त्म होने के बाद। तो इसमें और अडानी के मैटर में कहा गया था कोर्ट में कि साइरस कैबेनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा एंड रुपेश अग्रवाल ने ब्राइबरी मतलब रिश्वत स्कीम में ग्रैंड ज्यूरी, FBI और US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को, US का जो SEC को जांच रोकने की साजिश रची थी। इन चारों ने ये और एक था साइरल कैबेनिस, तो इन चारों ने जांच रोकने की साजिश रखी और इन चारों ने स्कीम से जुड़े ईमेल, मैसेज और एनालिसिस भी मिटा दिए थे। तो अडानी ग्रीन एनर्जी ने कॉन्ट्रैक्ट के तहत फंड के लिए अमेरिकी इन्वेस्टर और अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं से अडानी ने कुल $3 बिलियन मतलब इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 25,321 करोड़ रुपए रकम जुटाई थी।
तो अडानी समेत जितने भी आरोपी भारत सरकार का सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारी को $250 मिलियन का रिश्वत देने के लिए तैयार हुए थे। तो ये जो स्कीम होने वाला था सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट, तो उससे कम 20 साल में $2 बिलियन का मुनाफे का अनुमान था, जिसके लिए इन्होंने भारत के सरकारी अधिकारी से मुलाकात भी की थी और स्कीम पर काम करने के लिए मीटिंग भी रखा था। तो अब अगले न्यूज़ पे चलते हैं। हाउस पैनल फॉर MSP लाइक पासिंग फॉर पैडी रेसिड्यू। तो इसमें पार्लियामेंट में के पैनल ने एक बात कहा है कि जो पैडी होता है, पराली, उसको खरीदने के लिए MSP लाया जाए, जैसे कि क्रॉप्स के लिए है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ताकि लोग जो भी किसान हैं उससे पराली खरीदा जा सके, जिससे जो भी है हमारा प्रदूषण पे कंट्रोल होगा। तो और ये भी सुझाव दिया गया कि जब भी प्राइस जो होगा वो हर साल खरीफ का जो हार्वेस्ट का सीज़न होता है उस टाइम पे रिव्यू किया जाएगा कि फसल कैसा हुआ, कुछ बर्बादी हुई कि नहीं, फिर से बारिश कैसा हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस सेट किया जाएगा कि कितना रखना है। और ये सुझाव इसलिए भी दिया गया कि जो भी वायु है वो पराली, व्हीकल फ्यूल बर्निंग और फायर क्रैकर के कारण खतरनाक हो जाती है। सरकार उस पर कंट्रोल करे, खास करके विंटर सीजन पे जो वायु का प्रदूषण स्तर है बहुत हाई चला जाता है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में जो विंटर के अराउंड एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 से प्लस चला जाता है। इस साल का जो है 18 नवंबर 2024 में ये 1081 AQI पहुंच गया था, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो जैसे कि 0 से 50 अगर AQI है तो वो अच्छा है, 51 से अगर 100 हुआ तो वो मॉडरेट है, 101 से अगर 150 है तो सेंसिटिव पीपल के लिए अनहेल्दी है, और 151 से जो 200 है वो सभी के लिए अनहेल्दी है, 201 से जो 300 है वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है। फिर जो 300 से ऊपर आता है 301 प्लस, वो बहुत खतरनाक हजारडस हो जाता है। तो कंट्रोल करने के लिए पराली के लिए एक दाम फिक्स कर दिया जाए कि इस पे खरीदा जाए, जिसको हर साल रिव्यू किया जाएगा कि उस साल फसल कैसा हुआ है, प्रॉब्लम हुआ कुछ कि नहीं हुआ, उसके अकॉर्डिंग किया जाए ताकि किसानों को नुकसान भी ना हो, पराली भी बिक जाए और प्रदूषण भी ना फैले। तो अगले पे चलते हैं। एनर्जी सेक्टर हैज की रोल एज इंडिया ड्राइव्स global growth, says PM. Every expert in the world is saying that 21st century is India's century. जैसा कि PM मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर को, जितने भी इन्वेस्टर सबको इंडिया के अलग अलग सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट के लिए जितने भी तरीके हैं, जितनी भी अपॉर्चुनिटी है, सभी को एक्सप्लोर करने के लिए रिक्वेस्ट किया है कि आइए हमारे यहाँ एक्सप्लोर कीजिए, जिससे
इंडिया खुद नहीं, खुद के साथ साथ इंडिया इज नॉट जस्ट ड्राइविंग इट्स ओन ग्रोथ बट ऑल्सो दैट ऑफ द वर्ल्ड, एंड द कंट्रीज एनर्जी सेक्टर हैज सिग्निफिकेंट रोल इन दैट। इंडिया खुद के साथ साथ पूरे देश का भी विकास करते हुए चले। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि 21st सेंचुरी जो है वो इंडिया का सेंचुरी है। क्यों? क्योंकि इंडिया खुद के साथ सबका विकास कर रहा है, स्पेशली एनर्जी सेक्टर, और इसमें स्पेशली एनर्जी सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है। और ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब कहा था? ये फ्रांस से कहा है, जो अब इंडिया का एनर्जी वीक चल रहा है, और ये वहाँ से टेलीविज़न मैसेज के द्वारा कहा गया, क्योंकि अभी वो एआई एक्शन समिट में बिजी है तो आ नहीं सकते थे, इसके लिए उन्होंने मैसेज भेजा था। मोदी लिस्टेड इंडियाज ग्रोथ ट्रैजेक्टरी एंड पोटेंशियल इन वेरियस एनर्जी सेगमेंट एंड अदर रिलेटेड एरियाज। तो जो भी इंडिया ग्रोथ है उसको लेके किस सेक्टर में वो अच्छा कर सकते हैं, किस में नहीं, जिसमें से जो सेक्टर है, जिसमें जो एनर्जी सेक्टर जिसमें इंडिया अच्छा कर सकता है वो है ऑयल एंड गैस, सोलर एंड अदर रिन्यूएबल्स, बैटरीज एंड स्टोरेज, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम, न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये सब वैसे डिपार्टमेंट है जिसमें इंडिया का पोटेंशियल है कि ये इसमें बहुत ग्रोथ कर सकता है, जिसकी वजह से सबका विकास होगा। और इंडिया का जो एनर्जी एम्बिशन है वो 5 पिलर्स पे बना हुआ है। इंडियाज एनर्जी एम्बिशंस आर बिल्ट ऑन 5 पिलर, जिसमें है हार्नेसिंग रिसोर्सेज, एनर्जी, इनकरेजिंग इनोवेशन, कंट्रीज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इंडियाज स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी, जिससे इंडिया का जो एनर्जी ट्रेड है उसको और अट्रैक्टिव और ईजियर बनाता है, जिससे बाहर जितने भी ग्लोबल इन्वेस्टर है वो आए इंडिया में इन्वेस्ट करें, जिससे उनका भी ग्रोथ हो और इंडिया का भी ग्रोथ हो। तो यूएस ने जो रसिया का जो है ऑयल ट्रेड उस पर जो सैंक्शन लगाया है उसको वहाँ के डेप्यूटी एनर्जी मिनिस्टर है जिनका नाम पेवेल सोरोकिन है, उन्होंने उसे इलीगल बताया है। ये उन्होंने तब कहा जब वो भारत आए हुए हैं इंडिया एनर्जी वीक के लिए, वहाँ पे उन्होंने इसे इलीगल बताया। तो उन्होंने ये कहा कि इससे इंडिया रशिया का जो भी ऑयल ट्रेड है उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का जो पिछले साल का डेटा है उसके अनुसार 38% जो इंडिया का टोटल ऑयल इंपोर्ट है वो सिर्फ रसिया से आता है। तो इसलिए इसका और इंडिया और रसिया के रिश्ते पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं अब अगले न्यूज़ पे। तो अगला न्यूज़ है ओपन एआई CEO से मस्क ऑफर इज टैक्टिक टू ट्राई टू मेस विथ अस। जहाँ पे जो इलॉन मस्क है, टेस्ला एंड स्पेसएक्स के ओनर, उन्होंने ओपन एआई के CEO को 84,000 करोड़ का ऑफर दिया है कि वो इसे खरीदना चाहते हैं। पहले जो ओपन एआई था उसमें इलॉन मस्क भी पार्टनर थे, जो बाद में उन्होंने छोड़ दिया था। ओपन एआई के जो CEO है, ओपन एआई के CEO है जिनका नाम है सैम हेल्टमैन, उन्होंने बोला कि जो भी ये ओपन एआई है इज़ नॉट फॉर सेल, वो इसे बेचना नहीं चाहते हैं। और जो इलॉन मस्क ने ऑफ़र दिया था उस पर उन्होंने कहा आई हैव नथिंग टू से, आई मीन इट्स रेडिकुलस। टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क ने एआई को $9.74 बिलियन का
ऑफ़र दिया था, मतलब 84,600 करोड़ रुपीज़ का, जिससे ओपन एआई के जो सीईओ है उन्होंने ठुकरा दिया। और इसे सिर्फ एलन मस्क ने ऑफ़र नहीं दिया था, एलन मस्क की एआई जो कंपनी है XAI, उसके साथ साथ वेलोर इक्विटी पार्टनर्स, बैरन कैपिटल जैसे इन्वेस्टर ने भी ये ऑफ़र दिया था। तो जिसे ठुकराते हुए सीईओ ने एक्स पर पोस्ट कहा था कि नो थैंक यू, अगर आप चाहें तो, मस्क कहा था। तो एक्स को $9.7 बिलियन जितना एलन मस्क ने ऑफ़र किया था उसी में एक्स को खरीद सकते हैं। तो जिसके जवाब में मस्क ने अल्टमैन को स्कैम अल्टमैन कहा था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।